बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 31 का आगाज कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इम्यून सिस्टम के मुतालिक बात करेंगे। इम्यून सिस्टम 2022 का जो पीएमसी का सिलेबस है उसके अंदर इम्यून सिस्टम के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो अगरचे यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे ये आप देख रहे हैं इम्यून सिस्टम सब टॉपिक्स के अंदर भी गिवन है। इसके साथ साथ आगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पर डिफाइन एंड डिस्कस द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इस तरह से यहाँ पर एम्बिगुअस सी एक स्टेटमेंट दी है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे नेशनल बुक फाउंडेशन जो फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाती रही और इसके साथ साथ केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड और बलूचिस्तान में जहां 2006 का करिकुलम फॉलो हो रहा था वहां पर पूरा एक चैप्टर इम्यून सिस्टम के हवाले से मौजूद है। और इसी तरह से ए लेवल्स वाले बच्चे भी पूरा एक चैप्टर पढ़ के आ रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इम्यून सिस्टम के हवाले से कुछ थोड़े से टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है ट्रांसपोर्ट के चैप्टर के अंदर ही। तो हम यहाँ पर इम्यून सिस्टम का एज अ होल एक अहाता करेंगे, उसमें थोड़ा सा पंजाब और सिंध वाले कंटेंट से थोड़ा सा ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी अगरचे काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है लेकिन थोड़ी डिटेल कम है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और ज़्यादा वजाहत के साथ उसको डिस्कस करेंगे और आपने भी इसी तरह से उसको फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप मार ना खाएं। तो जी, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें बात होगी सबसे पहले इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस से क्या मुराद होती है और वो कौन कौन सी 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं। उसमें फिर हम इम्यून सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज इंक्लूडेड इन इम्यून सिस्टम, इनको हम कवर करेंगे। तो इसके साथ आखिर में फिर आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताएंगे कि इम्यूनिटी की ओवरऑल कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ये हमारे आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से क्या मुराद होती है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होने की जुर्रत करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक एबिलिटी है कि उसके साथ वो लड़ाई करती है। किस तरह से? बाय प्रोड्यूसिंग सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स और बाय मोबिलाइजिंग द फेगोसाइटिक सेल्स। तो ये मेजर्स अडॉप्ट करके बॉडी जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट किसी किस्म की मज़ाहमत कर रही है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का जब जिक्र आता है तो बायोलॉजी की एक स्पेसिफिक फील्ड जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो आप इस टर्म को भी याद रखिए, बाज़ एमसीक्यूज़ में ये बात भी पूछी जाती है। और जब इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो एंटीजन का जिक्र बार बार आ रहा होता है। एंटीजन उस फॉरेन बॉडी को कहा जाएगा, फॉरेन पार्टिकल को कहा जाएगा जो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होगा। वैसे आपने सेल वाले चैप्टर में एंटीजन उन सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि जो कि हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं और जिनसे एक सेल दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करता है, उनके साथ लिंक होता है, या वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सेल के मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं जिनको सेल सरफेस मार्कर्स भी कहा जाता है, उनको एंटीजन्स कहते हैं। वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एंटीजन एक और सेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर इस तरह के कुछ सरफेस मार्कर्स मौजूद होते हैं जिनको एंटीजन्स कहा जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो वायरसेस हो या फिर कोई वैसे टॉक्सिक कंपाउंड है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन शो करता है उस सब्सटेंस के ज़रिए। तो वो सब्सटेंस जैसे ही
किसी दूसरी बॉडी के अंदर आ गया, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वो सब्सटेंस आता है, तो वो सब्सटेंस हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। असल में एंटीजन ये शॉर्ट फॉर्म है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस की, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। इस सेंस में हमने ये टर्म ड्राइव की है एंटीजन। समटाइम ये एमसीक्यूज में बात पूछी जाती है कि एंटीजन मींस एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। तो जैसे वो सेल सरफेस मार्कर्स जो होते हैं ना, वो भी दरअसल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी वजह से उनका नाम भी ये एंटीजन रख दिया गया। असल में तो वो वैसे वो सेल सरफेस मार्कर्स थे, लेकिन चूंकि उनके अंदर भी ये एबिलिटी मौजूद है तो इस वजह से उनको भी एंटीजन का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो भी अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएं तो वो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज। ओके, सो एंटीजन को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, जिसका भी ये ऊपर डेफिनेशन में जिक्र हो रहा था कि वो कोई टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। और जो बॉडी के ये डिफेंस प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट दिस एंटीजन, दोस डिफेंस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, अभी डिटेल में हम इसको आगे फर्दर देखेंगे, विच आर प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन के अलावा दूसरे एनिमल्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। जो बॉडी के अंदर आई उसके लिहाज से एक खास किस्म का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा जो कि फिर उसके साथ इंटरएक्ट करता है और उस एंटीजन को नकारा बनाता है। किस तरह से एंटीबॉडीज वर्क करते हैं ये अभी हमने डिटेल में आगे चलकर सीखना है। सो आपने ये कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजी है जो इम्यूनिटी डिस्कस करते हुए बार बार हमारे सामने आ रही होती है, इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा, आखिर में आप देखो कि इम्यून रिस्पॉन्स, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर दाखिल होने की जुर्रत करता है और हमारा इम्यून सिस्टम हरकत में आता है, तो जो भी मेजर वो उस फॉरेन पार्टिकल के लिए अडॉप्ट करेगा, दोज मेजर्स विल बी कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्सेस। यानी दिस इज एक्चुअली द एक्शन ऑफ द बॉडी और सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन। जो भी कोई एंटीजन दाखिल हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में जो मेजर यूज किया जा रहा है, जैसे कभी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो रही है तो कभी हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं वो हरकत में आ रहे हैं, या फिर इसके अलावा कभी टेम्परेचर हो जाता है या इन्फ्लामेशन। सो देर आर सेवरल मैकेनिज्म्स बाय विच द फॉरेन इन्वेडर इज रिस्पॉन्डेड। सो वो तमाम एक्शंस कलेक्टिवली इम्यून रिस्पॉन्सेस कहलाएंगे। तो अभी हम इनकी मेजर टाइप्स भी ऑब्जर्व करेंगे जी। तो थर्ड, ये 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस का क्या कॉन्सेप्ट है? 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस से मुराद ये है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 डिफरेंट लाइंस क्रिएट की हुई हैं। पहली लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। जैसा कि आमतौर पर किसी भी कंट्री के अंदर एक बॉर्डर फोर्स होती है, एक फिर वैसे सिविल फोर्स होती है जो शहरों के अंदर है, और एक रिजर्व के तौर पर एक आर्मी या इंटेलिजेंस फोर्स मौजूद होती है। तो इस तरह से 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस जैसे किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमारे इंटरनल मैकेनिज्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस मौजूद हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल बैरियर्स और स्किन। तो ये एक्सटर्नल बैरियर्स या स्किन पर मुश्तमिल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक से मतलब है कि इस केस में किसी खास किस्म के ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल की शनाख्त मुमकिन नहीं होगी कि उसके लिए कोई खास मेजर अडॉप्ट किया जा सके, ऐसा नहीं। नॉन स्पेसिफिक इसको इसी वजह से कहा जाए कि ओवरऑल जो भी अंदर आएगा उसको रोका जाएगा बाय मीन्स ऑफ दिस एक्सटर्नल बैरियर और स्किन। तो इस वजह से ये नॉन स्पेसिफिक है। उसके बाद फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बारी आती है। द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, दिस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक इंटरनल रिस्पॉन्सेज। देखो, ये जो एक्सटर्नल बैरियर्स थे, ये स्किन, यूं समझ ले कि ये बाउंड्री थी हमारी, बाउंड्री वॉल,
जबकि अगर कोई चीज़ बाउंड्री वॉल से क्रॉस करके अंदर आ जाएगी तो फिर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को उस फॉरेन इन्वेडर के इफेक्ट से। तो इसके अंदर कुछ इंटरनल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन like the first line of defense, this second line of defense also shows a non-specific defense. ये भी कोई ख़ास किस्म के फॉरेन पार्टिकल के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर मुश्तमिल डिफेंस नहीं है, इस वजह से इसको भी नॉन स्पेसिफिक में ही इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये पहले दोनों डिफेंसेस ये नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी ओवरऑल जो भी कोई अंदर आएगा उसको इनके ज़रिए रोका जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हकीकत में इम्यून सिस्टम पर मुश्तमिल है। वैसे तो इन जनरल टर्म इम्यून सिस्टम हम इन तमाम के लिए यूज़ करते हैं, बट इन पर्टिकुलर अगर हम ये इम्यून सिस्टम की टर्म यूज़ करें तो ये यूज़ की जाएगी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए। इन जनरल याद रखो ये टर्म ओवरऑल सब के लिए यूज़ की जाती है, बट जब भी किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इम्यून सिस्टम क्या है तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या खासियत मौजूद है, ये बाकी पहले वाले डिफेंसेस से कैसे मुख्तलिफ है, कि जैसे मैंने अभी पहले वाले दोनों डिफेंसेस में ये जिक्र किया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आएगा तो उसको इन डिफेंसेस के जरिए रोका जाएगा। उसमें किसी फॉरेन पार्टिकल की शनाख्त मुमकिन नहीं होगी कि उसके अकॉर्डिंग कोई ख़ास मेजर अडॉप्ट किया जाए, जबकि इम्यून सिस्टम इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, इट कैन रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर foreign particle and it can develop a specific immune response according to that foreign antigen। तो इस वजह से इसको स्पेसिफिक डिफेंस का स्टेटस हासिल है। तो हमारे बॉडी के अंदर तीन लाइन ऑफ डिफेंसेस में से सिर्फ ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डिफेंस। यहाँ पर देखो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सवालात बनते होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि which of the following defense recognize the corona infection। अब देखो कोरोना इन्फेक्शन अगर उसको रिकग्नाइज किया है तो इसका मतलब है कि क्या वो एक्सटर्नल बैरियर या स्किन ने रिकग्नाइज किया है? हरगिज़ नहीं, चूँकि ये तो नॉन स्पेसिफिक था। इसने तो आंख बंद करके हर एक के ऊपर यूँ तलवार चलानी है जो भी जद में आ गया। और सेम इज़ ट्रू फॉर दिस इंटरनल रिस्पॉन्सेज, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी ऐसा ही करती है। लेकिन अगर किसी इन्फेक्शन को रिकग्नाइज कर लिया बॉडी ने, सो दिस रिकग्निशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस बात को याद रखना है। इन तीन लाइन ऑफ डिफेंसेस का ये जो आइडिया मैंने आपको दिया उसको हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ये देखो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दिखाई है जो एक्सटर्नल बैरियर्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन एक्सटर्नल बैरियर से क्रॉस होते हुए ब्लॉक हो रहा होगा। जी मिसबाह, आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर हमने थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस पढ़े हैं, तो सर उनमें सबसे पहले हमने स्किन का पढ़ा था, तो सर फिर हमने बाद में इम्यून सिस्टम का भी पढ़ा। सर इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर होता है और स्किन बाहर होती है। तो सर मतलब सवाल मेरा ये था कि अगर किसी भी मतलब एंटीजन को हमारी स्किन ही जब रोक लेगी, नॉन स्पेसिफिक है, तो सर फिर इम्यून सिस्टम की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, अभी देखो ये हम ये उसी थ्री लाइन ऑफ डिफेंस वाले आइडिया को मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इस बात का भी जिक्र आएगा जो आप पूछना चाह रही है ना, तो यहाँ पर हम इस बात को अभी एड्रेस करते हैं। अब आगे सुनिए, ये मैं इसके अंदर उस चीज़ का अभी अहाता करूँगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी थ्री लाइन ऑफ डिफेंसेस की। अच्छा, अब ज़रा देखो ये जो थ्री लाइन ऑफ डिफेंसेस में पहली लाइन ऑफ डिफेंस आप देख रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एक्सटर्नल बैरियर्स पर मुश्तमिल है। उसमें स्किन, एपिथेलिया वगैरह ये इंक्लूड होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ मैकेनिकल मेजर्स हैं। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल मेजर्स में जैसे मैंने स्किन या एपिथेलिया का जिक्र किया है जो फिजिकली ब्लॉक करेंगे किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को। इसके अलावा इन्हीं स्किन और जो एपिथेलिया होते हैं उनके कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिक्रीट हो रहे होते हैं। सो उन केमिकल्स की सिक्रीशन के ज़रिए भी फॉरेन पार्टिकल्स को रोका जाता है। और इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस जैसे आप सांस लेने लगे तो उसके साथ कोई डस्ट पार्टिकल
आया जिसने इरिटेशन की, तो आपको या तो छींक आ गई है या फिर खांसी होना शुरू हो गई है। तो ये इस तरह की कफिंग और स्नीजिंग जो होती है ये रिफ्लेक्सेस होते हैं और वो उन फॉरेन पार्टिकल्स को थ्रो करने के लिए होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस इस तरह के वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, कुछ केमिकल्स जो सीक्रेट होंगे वो भी, और मैकेनिकल। तो ये जो आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देख रहे हैं, जब तक ये बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं आई, तो ऐसी सूरत में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आ ही नहीं सकेगा। और जब फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं आएगा तो ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है विच कंसिस्ट ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म्स, इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एक रिजर्व आर्मी है हमारी, उसको भी एक्टिवेट होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी प्राइमरली हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ऐसी सूरत में बाकी डिफेंसेस उनकी जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये इंटैक्ट नहीं रहता, इसमें कभी ना कभी कोई दरार पड़ती रहती है। जैसे किसी कंट्री में भी जो बॉर्डर फोर्स है वो हमेशा कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, कभी कभार वो फेल हो जाती है और जो दुश्मन के एजेंट है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। और जब वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएं तो ऐसी सूरत में फिर ये सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, अभी जो आप सवाल पूछ रही थी, तो अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटैक्ट ना रहे, यानी इसमें कोई रप्चर आ गया स्किन में, तो वहां से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ सकता है, या हमारे वो जो एपिथेलिया या फिर ये जो केमिकल्स हैं ये अगर फेल हो जाएं या रिफ्लेक्सेस, तो ऐसी सूरत में वो पार्टिकल अंदर आएगा और फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब ये बना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और उसके बाद फिर बारी किसकी आएगी, तो उसके बाद फिर बारी इन दोनों की आएगी। नो, देखो यहां पर जरा क्लियर कर लें कंसेप्ट। देखो उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद कौन फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके बाद ना सिर्फ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फंक्शन करती है बल्कि इसके साथ साथ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक्शन में आ जाती है। अगरचे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के फेलियर के बाद इमीडिएटली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की प्रोटेक्शन में इतनी ज्यादा देर नहीं लगती कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर देती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया तो अंदर आने के बाद ना सिर्फ ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स हरकत में आ जाएंगे, बल्कि फौरन ही इतला थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी दे दी जाएगी कि ऐसा ना हो कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहीं फेल हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए। ऐसी सूरत में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो ये दोनों जो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं ये फिर साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, एक साथ ये काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क में भी जो पुलिस है वो अपना काम सरंजाम दे रही है और दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंस या आर्मी है वो अपना काम सरंजाम दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार में बैठे रहें, पुलिस फेल होगी तो फिर हम आगे आएंगे, वो अपने तौर पर अपना काम कर रहे होते। इसी तरह से यहाँ पर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड द थर्ड दे वर्क टुगेदर, एक ही वक्त में काम हो रहा होगा इनका। तो अब इनको जरा सा हम डिटेल में लेके जाते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अभी जैसे मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि स्किन इंक्लूड है, एपिथेलिया हैं जैसे डाइजेस्टिव एपिथेलियम एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, और कुछ केमिकल्स हैं, और इसके साथ साथ रिफ्लेक्सेस। इसमें जो स्किन का हमने जिक्र किया, तो स्किन आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। दिस इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, क्योंकि इसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, तो ये एक किस्म का ऑर्गन है और पूरी बॉडी के ऊपर ये फैला हुआ है। और जब तक ये स्किन इंटैक्ट है तो ये एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वेजन। ये स्किन अपने आप को कैसे इम्पेनिट्रेबल बैरियर साबित कर रहा है, तो स्किन में कुछ प्रॉपर्टीज आप देखिए। स्किन आप देख रहे हैं उसमें दो मेजर लेयर्स हैं, एपिडर्मिस ये सुपरफिशियल लेयर होती है आउटर मोस्ट, उसके नीचे फिर डर्मिस रीजन आ जाएगा। ये मेजर बल्ब है इसका, यानी मेजर जो पोर्शन है स्किन का वो डर्मिस पर मौजूद होता है। और फिर डर्मिस के नीचे एक फैटी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको सबडर्मल फैटी लेयर कहते हैं, या समटाइम इसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। तो इसमें आप अगर गौर करें, सबसे पहले एपिडर्मिस का रोल अगर हम प्रोटेक्शन में मुलाहिजा करें, तो एपिडर्मिस इसके अंदर कुछ
सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर कैराटिन स्टोर होता है, कैराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और जब कैराटिन एक खास हद से ज्यादा उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है तो वो डेड हो जाते हैं। दीज सेल्स आर प्रेजेंट सुपरफिशियली, बिल्कुल बैरूनी सतह पर मौजूद हैं। इनको कहते हैं डेड कैरेटिनाइज्ड कैरेटिनोसाइट्स, डेड कैरोटिनोसाइट्स। आप कहेंगे कि अगर ये डेड है तो कैराटिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कैराटिन एक फिब्रस प्रोटीन है, ये हमारे हेयर्स में भी कैराटिन मौजूद होती है, कैरेटिनोसाइट। तो डेड कैरेटिनोसाइट्स ये डेड कैराटिन प्रोड्यूस करने के बाद होते हैं, उससे पहले ये डेड नहीं होते। जब तक ये लिविंग है कैराटिन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और एक खास हद से जब ये कैराटिन ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी सूरत में अब इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो डेड कैराटिनोसाइट्स हमारी सुपरफिशियल सरफेस पर मौजूद हैं, ये ऊपर से झड़ते भी जाते हैं, गिरते जाते हैं, नए सेल्स उनकी जगह लेते रहेंगे। असल में ये जो डेड कैराटिनोसाइट्स हैं, ये यहाँ पर माइक्रोब्स की दाल नहीं गलने देते, ये माइक्रोब्स को यहाँ पे ग्रो नहीं करने देते, और इस तरह से हमें स्किन प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक तो बेनिफिट ये एपिडर्मिस के जरिए हो गया। दूसरा आप देखिए कि जो डर्मिस रीजन है, यहाँ पर दो मेजर मेजर्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्वेट भी एक डक्ट के जरिए हमारी स्किन की सरफेस पर रिलीज होगा। और इसके साथ साथ आप जानते हैं स्वेट हर वक्त नहीं प्रोड्यूस होता, जैसे सर्दियों में ज़ाहिर स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ भी रखी हुई है, वो है ऑयल ग्लैंड्स। इनको सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड्स। द सेबेशियस ग्लैंड्स सिक्रीट सीबम। इनसे जो सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड सीबम। ये एक ऑयली सब्सटेंस है नोन एज सीबम। और जबकि स्वेट ग्लैंड सिक्रीट द स्वेट। अब ये दोनों जो सिक्रीशंस हैं, द केमिकल्स which are released from these glands, they have some natural antibiotics. What are those natural antibiotics? Those natural antibiotics are called lactic acid. इनके अंदर lactic acid मौजूद है, lactic acid, and some other kind of organic acids are there. These are supposed to be natural antibiotics. ठीक है, ये एंटीसेप्टिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं कि जो भी माइक्रोब सरफेस के ऊपर होंगे उनको ये किल करेंगे। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स इनको आमतौर पर अज्यूम किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि बिकॉज ऑफ द सीक्रेशंस ऑफ सीबम एंड द स्वेट, सम नेचुरल एंटीबायोटिक्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन दैट इनहिबिट द पेनिट्रेशन और एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो आपने नोट किया कि अगर ये स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है तो by means of these measures the penetration of foreign particle will be inhibited. In this way skin act as impenetrable barrier against the microbial invasion. लेकिन बाज़-औक़ात अगर इसमें कोई रप्चर आ जाए तो यहाँ से माइक्रोब अंदर दाखिल हो सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया सम एपिथेलिया, जैसे खास तौर पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसकी जो इंटरनल एपिथेलियम है जिसको डाइजेस्टिव म्यूकोजा भी कहते हैं, दिस epithelium is also known as digestive mucosa. तो ये जो डाइजेस्टिव म्यूकोजा है इसमें से बहुत सारी सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ से रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। और उन डाइजेस्टिव जूसेस में क्या चीज़ मौजूद है? उन डाइजेस्टिव जूसेस में कुछ तो एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स डायरेक्टली मौजूद हैं, एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट्स पढ़े थे, ये हमारे सलाइवा में भी मौजूद होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में भी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके साथ साथ HCl आपने पढ़ा था। तो ये इस तरह की चीजें जो एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स हैं, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। और इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आर एक्चुअली हाइड्रोलेजेस टाइप ऑफ एंजाइम। और आप जानते हैं हाइड्रोलेजेस कौन से एंजाइम्स होते हैं? द हाइड्रोलेजेस आर दोज एंजाइम्स दैट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तोड़ फोड़ देते हैं ये। तो अब देखो, जो भी कोई चीज हमारे
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दाखिल होगी फॉरेन पार्टिकल, और यकीनन वो होते हैं क्योंकि हम जो भी फूड खा रहे होते हैं उसके साथ माइक्रोब्स भी अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, तो वो माइक्रोब्स इनके ज़रिए हलाक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट अगर किसी शख्स में ये जूसेस प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में फिर उनका ये जो डाइजेस्टिव एपिथेलियम है ये इम्पेनिट्रेबल बैरियर नहीं रहेगा, और अगर ये प्रॉपरली फंक्शन कर रही है एपिथेलियम तो ऐसी सूरत में द डाइजेस्टिव एपिथेलियम एक्ट एज इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। जी ईमान फातिमा बेटे क्या कहती हैं आप? सर मेरा नेट का इशू है थोड़ा, तो उसकी वजह से आवाज कट रही थी, तो आप दोबारा रिपीट कर दें डाइजेस्टिव म्यूकोजा से। जी बेटा, डाइजेस्टिव म्यूकोजा का बताइए कि इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन होती है, और इन डाइजेस्टिव जूसेस में एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट्स या HCl वगैरह, और इसके साथ साथ यहाँ पर एंजाइम्स भी मौजूद हैं सच एज हाइड्रोलेजेस, जिसमें प्रोटीएजेज हैं, कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, इस तरह की चीज़ें। तो इनके ज़रिए जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दाखिल होगा तो वो हलाक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, उसकी ये जो एपिथेलियम है ये फुली फंक्शनल है, तो ऐसी सूरत में ये एपिथेलियम एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। क्लियर होगी बात? जी बेटा, उसके बाद एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक और हमारा पाथवे है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है। जैसे हमारे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बाहर से चीज़ें फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं, इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चूँकि हमने सांस लेना है तो एयर के साथ माइक्रोब्स भी अंदर आएंगे, तो यहाँ पर भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बंदोबस्त किया हुआ है कि ये जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स हैं, they have two properties. Number one, that they are capable to secrete lot of mucus. बहुत सारा mucus ये secrete करते हैं, and continuously they secrete mucus. और दूसरा, the outer surface of the epithelial cells have very small hair-like appendages called the cilia. Ciliary appendages मौजूद हैं on the outer surface of these epithelial cell. ये आपको सरफेस दिखाई है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की, तो ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिसके अंदर यूं लंबे लंबे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन से टाइप के सेल्स होंगे, कॉलमनर होंगे या क्यूबाइडल होंगे या स्क्वेमस होंगे? तो ये कौन सी टाइप के एपिथेलियम है? दिस इज एक्चुअली कॉलमनर। कॉलम लाइक है ना, लंबे लंबे जब सेल्स हों एपिथेलियम में तो उसको कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। सो ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जिसकी आउटर सरफेस पर सीलिया मौजूद है, और this ciliated columnar epithelium has also property to secrete mucus. इसके दरमियान में आप देख रहे हैं कि म्यूकस सेल्स बीच बीच में मौजूद हैं। जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं ना उनको गोबलेट सेल्स भी कहा जाता है। तो ciliated columnar epithelium plus goblet cells. So these cells secrete mucus and they have cilia, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की इन्वेजन यहाँ पे ब्लॉक होगी। वो कैसे कि ये जो म्यूकस होता है ना, इट हैज स्टिकी नेचर। व्हेन माइक्रोब्स आर एंटर्ड इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलोंग विद एयर, तो वो एयर में मौजूद माइक्रोब्स यूं इस तरह से एडहेयर हो जाएंगे इस म्यूकस लेयर के अंदर, चिपक जाएंगे इसके साथ। और चूंकि ये सीलिया कंटिन्यूसली म्यूकस को यूं स्वीप कर रहे हैं, तो ये म्यूकस के साथ के माइक्रोब्स भी स्वीप होकर आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन ये कहाँ आगे मूव कर जाएंगे? तो एक्चुअली ये आगे मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ये आप देखिए, हाँ जी, तो ये मिसाल के तौर पर पैलेट और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप देख रहे हैं। हियर इज द टंग, ठीक है, और ये आप ट्रैकिया ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखो यहां पर होता क्या है कि एयर ने यहां से दाखिल होना है और उसके बाद एयर ने यहां से गुजरते हुए, ये आपको एयर की मूवमेंट दिखा रहे हैं। चलिए इधर कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको ताकि वाज़ेह रहे कि एयर कहां से गुजर रही है।
तो ये आपको एयर की मूवमेंट नजर आ रही है। तो एयर के साथ माइक्रोब्स भी मौजूद हो सकते थे और वो माइक्रोब्स यहां पर मौजूद सिलिएटेड एपिथेलियम ने अपने साथ अडहेयर कर लिए और सीलिया उन माइक्रोब्स को स्वीप कर रहे हैं, म्यूकस को स्वीप कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? तो ये जो एयर की डायरेक्शन है इसके साथ साथ ये म्यूकस भी मूव करता है। बाज़ वक़्त जब ये किसी इन्फेक्शन की सूरत में म्यूकस की सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है ना और बहुत डाइल्यूट म्यूकस बनना शुरू कर देता है, तो ऐसी सूरत में ये सीलिया फेल हो जाते हैं उनको स्वीप करने में और वो म्यूकस बाहर गिरना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं जुकाम हो गया। अदरवाइज अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो म्यूकस स्टिकी होगा और ये सीलिया उसको इजीली स्वीप कर सकेंगे, उसको प्रोपेल कर सकेंगे टुवर्ड्स द फेरेंक्स। यहां पर अक्सर हम सवाल पूछते होते हैं कि ये म्यूकस जो नेजल एपिथेलियम या नोज या नेजल कैविटी के अंदर मौजूद है, ये किस साइड पर मूव होगा? तो ये फेरेंक्स की तरफ मूव होगा बाय मींस ऑफ सीलियरी एक्शन। लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस बन रहा होगा और वहां पर भी एपिथेलियम में इसी तरह के सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मौजूद होंगे, वो उस म्यूकस को किस जाने मूव करवाएंगे? तो उसका भी आंसर ये होगा कि वो भी फेरेंक्स की तरफ मूव करवाएंगे, लेकिन अगेंस्ट द करंट ऑफ द विंड। यहां पर तो देखो जैसे इस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही थी उसके साथ ही म्यूकस भी जा रहा है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर तो नीचे जा रही है लेकिन म्यूकस ऊपर आ रहा है। तो ये आपने फर्क याद रखना है। दोनों सूरतों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस भी फेरेंक्स में जाएगा और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस भी फेरेंक्स में पहुंचेगा। और फेरेंक्स से फिर ये कहां जाता है म्यूकस? इट गोज इनटू द इसोफेगस। आप देखेंगे इस विंड पाइप के इस ट्रैकिया के बिहाइंड यहां पर इसोफेगस मौजूद है। सो ऑल द म्यूकस अल्टीमेटली रीच इनटू द इसोफेगस से फिर आगे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे स्टमक में चला जाएगा। वहां पर ले जाकर वो माइक्रोब्स की वो खातिर तवाज़ा होगी कि कोई भी बच नहीं पाएगा। सही। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो दिस विल आल्सो एक्ट एज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वेजन। अच्छा, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट हुई और अब आप देखिए कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है। अभी मैंने आपसे कहा कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तब इन्वॉल्व होगी जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाएगी, लेकिन हम अब सेकंड के बाद जब थर्ड लाइन पढ़ेंगे तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उसने ये इंतज़ार नहीं करना कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो तो फिर वो एक्टिवेट हो, वो इसके साथ ही मैदान में उतर आएगी। ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नॉन स्पेसिफिक है। अभी आपने मुलाहिजा किया स्किन या एपिथेलिया, तो इन मेजर्स ने किसी खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किसी खास किस्म का मेजर अडॉप्ट नहीं किया था। इन जनरल तमाम किस्म के फॉरेन पार्टिकल्स को ब्लॉक किया गया था, तो इस वजह से वो नॉन स्पेसिफिक। इसी तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है। इसके कंपोनेंट्स में आप देखिए कुछ किलिंग सेल्स हैं हमारे बॉडी के, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उन किलिंग सेल्स में कुछ फैगोसाइटिक टाइप के सेल्स हैं और कुछ डायरेक्टली बंदूक उठाकर यूं किल करने वाले सेल्स हैं। अच्छा, तो इसके साथ साथ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, टेम्परेचर रिस्पॉन्स और कुछ खास किस्म की प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं। ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पर अक्सर इस तरह के सवालात उभरते होते हैं इम्यूनिटी वाले पार्ट से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या सेकंड। तो आप वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ऑलरेडी चीजें कवर कर चुके हैं, आपको बिल्कुल वाजे होना चाहिए कि वो कौन कौन सी थी। और अब इसी तरह से यहाँ पर भी जो हम कंपोनेंट्स का जिक्र करेंगे ये बिल्कुल क्लियर करना है माइंड में कि दे बिलोंग टू द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और यहाँ पर ये वाली बात भी जहन में रहनी चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो भी कंपोनेंट्स थे वो सब कौन से वाला रिस्पॉन्स शो कर रहे थे? नॉन स्पेसिफिक। और इसी तरह से अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के भी ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं कौन सा रिस्पॉन्स शो करेंगे? नॉन स्पेसिफिक। ओके जी, तो उसमें देखिए अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सबसे पहला कंपोनेंट आपको बताया किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस ये बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। दे आर एक्चुअली फैगोसाइटिक सेल्स।
मैक्रोफेजेस आर द टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल में आपने दो कैटेगरीज पढ़ी होंगी। वाइट ब्लड सेल WBCs, उनमें से एक टाइप को कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरे को ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है। ए ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरी टाइप को कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट। यानी एक सेल्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट, और दूसरे वो जिनके साइटोप्लाज्म में यूं ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होंगे या बहुत ही लेस डेंसिटी वाले ग्रेन्यूल्स होंगे, उनको कहा जाएगा ए ग्रेन्यूलोसाइट। तो मोनोसाइट बिलोंग टू द ए ग्रेन्यूलोसाइट। इट इज अ काइंड ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। मोनोसाइट ये जब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ब्लड के अंदर जब ये बन जाते हैं फ्रॉम द लिम्फ नोड्स, ये जो ए ग्रेन्यूलोसाइट है, हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है उसके लिम्फ नोड्स एक्चुअली ए ग्रेन्यूलोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फ नोड्स और उसके बाद फिर ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ब्लड में ये ज्यादा देर तक स्टे नहीं करते, दे स्टे इन द ब्लड just for 10 to 20 hours and then they are released into tissue intercellular spaces। ठीक है, ये ब्लड में ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेंगे, they stay in blood just 10 to 20 hours और उसके बाद फिर ये टिश्यू की इंटरसेलुलर स्पेसेस में दाखिल हो जाते हैं, where they are matured into a large size cell which are called macrophages। इसी वजह से नाम इनका मैक्रोफेज रख दिया कि मोनोसाइट्स के मुकाबले में इनका साइज काफी बड़ा हो चुका होगा। सो दीज मैक्रोफेजेस आर एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मोनोसाइट। ये बात अक्सर MCQ में पूछी जाती है कि मैक्रोफेजेस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, या मैक्रोफेजेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो आपने मैक्रोफेजेस का ओरिजिन मोनोसाइट से याद रखना है। मैक्रोफेजेस जब भी किसी जगह पर कोई हादसा रूनुमा हुआ हो, कोई साइट ऑफ इंसल्ट डेवलप हुई हो, साइट ऑफ इंसल्ट का मतलब है कि वो जगह जहां इन्फेक्शन हुआ है, जहां पर माइक्रोबियल इन्वेजन हो रहा है, उस जगह को कहते हैं साइट ऑफ इंसल्ट। तो ये मैक्रोफेजेस ये उस जगह को सूंघते हुए फौरन उधर पहुंच जाते हैं। सूंघते हुए से मतलब है कि कीमोटैक्टिकली, असल में वो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है ना, वहां से कुछ किस्म के केमिकल सिग्नल्स रिलीज हो रहे होते हैं। दोज केमिकल सिग्नल्स एक्चुअली अट्रैक्ट दीज मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस जब वो वहां पर साइट ऑफ इंसल्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि माइक्रोब्स मौजूद है, तो मैक्रोफेजेस उनको फैगोसाइटोस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ये फॉरेन पार्टिकल्स, और मैक्रोफेजेस ने उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जाकर इनको फैगोसाइटोस किया। When the bacteria are phagocytosed, या इवन वायरसेस हों या फिर कोई और सब्सटेंस है, when it is phagocytosed by the macrophage, तो उसके बाद फिर वही जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, वो यहाँ पे प्रोसीड होगा, लाइसोसोम के जरिए इनका डाइजेशन होगा। इसी वजह से इनके अंदर लाइसोसोम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मुजाहरा करते रहते हैं। तो अब ये जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो डाइजेशन कंप्लीट होने पर इन बैक्टीरिया के पास जो एंटीजेनिक पोर्शन था, एंटीजेनिक पोर्शन मींस वो सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ये बैक्टीरिया पहचाने जाते हैं, ये उन एंटीजेनिक सब्सटेंसेस को अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर लेते हैं। ये उनको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर लेंगे। कैसे डिस्प्ले करेंगे ये बात हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी इन मैक्रोफेजेस की, इट इज रिलेटेड टू द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे जब दाखिल होंगे, वहां पर इस बात की वजाहत करते हैं कि हाउ एंटीजेनिक सब्सटेंस हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेजेस। ओके, बट एज पार्ट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, मैक्रोफेजेस आर इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस ऑफ दीज फॉरेन पार्टिकल्स, और उसके बाद फिर इस फैगोसाइटोसिस के नतीजे में these macrophages also begin to secrete number of proteins, approximately 100 different types of proteins are secreted by the macrophages.
कौन से वाले मैक्रोफेजेस? दैट हैव परफॉर्म द फैगोसाइटिक एक्टिविटी, दे सीक्रेट सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? 3 मुख्तलिफ एक्शंस ये प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर MCQ बनता होता है, इस बात को जहन में रखिएगा कि प्रोटीन्स क्या करती हैं। नंबर 1 कि दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, उसको ये इनिशिएट करवाएंगी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को। दीज प्रोटीन्स मे इन्वॉल्व इन द रेजिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेजिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें भी ये some of the proteins are involved, whereas other proteins attract and stimulate more monocytes to become macrophages। तो आपने देखा ये 3 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं जो इन प्रोटीन्स के जरिए हो रही हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपसे कोई और बात पूछी गई हो, उसमें ऑप्शन दिया हो, तो वो आप इग्नोर करेंगे। ये तीनों असल में इन प्रोटीन्स के रोल्स होंगे विच आर सीक्रेटेड बाय द वर्किंग मैक्रोफेजेस, जो इस तरह फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा कर रहे हो। यहां पर एक और बात भी काबिल जिक्र है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन फैगोसाइटिक एक्टिविटी एंड वन मैक्रोफेज कैन परफॉर्म सेवरल फैगोसाइटिक एक्टिविटीज। लेकिन इसके बरक्स जो अभी हम दूसरा सेल डिस्कस कर रहे हैं इस कैटेगरी का, न्यूट्रोफिल, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल। ये भी एक किस्म का फैगोसाइटिक सेल होता है, बट दिस फैगोसाइटिक सेल इज वेरी सेंसिटिव। इट कैन परफॉर्म ओनली वन फैगोसाइटिक एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट इट इज डिस्ट्रॉयड। न्यूट्रोफिल ये ग्रेन्यूलोसाइट की किस्म है। न्यूट्रोफिल इज ग्रेन्यूलोसाइट, WBC है, ये ग्रेन्यूलोसाइट किस्म का WBC है। न्यूट्रोफिल, इसकी एक और बात आपने जहन में रखनी है कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल, मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द ब्लड नहीं कहा मैंने, मोस्ट अबंडेंट WBC है। WBCs में टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स आती हैं WBCs में। 3 उसमें ये ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल, और 2 एक ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं लाइक मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो सबसे ज्यादा जो नंबर WBCs में जिस सेल का है वो ये न्यूट्रोफिल्स हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली 62% ऑफ टोटल व्हाट, टोटल ब्लड सेल्स, ये टोटल WBCs, टोटल WBCs। रिमेंबर यहां पर ये बात भी अक्सर MCQs में पूछी जाती है और गलती हो जाती है यहां पर। तो ये 62% ऑफ टोटल WBCs हैं न्यूट्रोफिल्स एंड देयरफॉर दे आर सपोज्ड टू बी मोस्ट अबंडेंट WBCs। न्यूट्रोफिल्स की पहचान ये है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, 3 to 5 लोब्ड, यानी इसमें लोब्स बनी होती हैं। द न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकल। और मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूट्रोफिल्स आर वेरी सेंसिटिव, दे कैन परफॉर्म ओनली वन फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ये किसी एक ही माइक्रोब को एनगल्फ करेंगे, उसको अंदर ले जाकर फैगोसाइटोस करके उसको अंदर डाइजेस्ट करेंगे एंड आफ्टर डाइजेशन दे रिलीज द डाइजेस्टेड कंटेंट्स, और उसके बाद खुद सुसाइड कमिट कर लेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। और इस तरह से किसी भी जगह पर जहां पर कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जहां पर वो इनसे स्किन या फिर वो एपिथेलियम रप्चर हुई होती है, वहां पर आप देखेंगे कि अगर इन्फेक्शन वहां पर हो रहा है तो वाइट फ्लूइड अक्यूमुलेट कर जाता है। दैट वाइट फ्लूइड इज नोन एज पस, जो कि एक वाइटिश किस्म का फ्लूइड डेवलप हो रहा है एट द साइट ऑफ infection. This whitish fluid mainly contain which type of cells? So it mainly contains the neutrophils. हालांकि चंद एक मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर जामे शहादत नोश करेंगे, लेकिन ज्यादा नंबर जिन सेल्स का यहाँ पर आपको मिलेगा जिन्होंने अपनी जान दी होगी अपनी पूरी बॉडी को बचाने के लिए, वो ये न्यूट्रोफिल्स होंगे। ओके, तो ये न्यूट्रोफिल्स की स्टोरी थी। अच्छा, इसके अलावा देखो कुछ इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी यहाँ पर काम करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। तो अब ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं? तीसरा, किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड के अंदर नेचुरल
natural killer cells. Natural killer cells, this term is used for another kind of the white blood cell, also known as cytotoxic T cell. T cell दरअसल ये T lymphocyte की किस्म है. अभी हम lymphocyte आगे चलकर पढ़ेंगे. lymphocyte mainly involved in the third line of defense. लेकिन lymphocyte की ये जो किस्म है cytotoxic T cell, ये नेचुरल किलर सेल के तौर पर एज पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी काम करते हैं और इसके साथ साथ ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं. लिहाजा इनके ऊपर भी एक सवाल बनता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट is not only involved in second line of defense but also involves in the third line of defense. तो उसमें आपने इन साइटोटॉक्सिक टी सेल को याद रखना है. और जो मैक्रोफेजेस का भी मैंने जिक्र किया था, मैक्रोफेजेस भी दरअसल थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पार्टिसिपेट करेंगे इन द एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स. तो इस तरह से वो भी इन्वॉल्व होते हैं दोनों में. तो ये भी दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम the earlier two type of WBCs जो इस डिफेंस रिस्पॉन्स में हिस्सा ले रहे थे. वो इस तरह से कि ये फेगोसाइटिक सेल्स नहीं है, दे आर नॉन फेगोसाइटिक सेल्स. दीज आर नॉन फेगोसाइटिक सेल. इससे पहले वाले दोनों सेल्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी आपको बताई कि वो दोनों फेगोसाइटिक इन नेचर थे, लेकिन ये फेगोसाइटिक इन नेचर नहीं है. इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है. ये क्या करते हैं कि जहां पर किसी जगह पर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, फर्ज कीजिए कि कोई इन्फेक्टेड बॉडी सेल है. ये इस डायग्राम को फिलहाल इग्नोर कर दें, ये डायग्राम अभी आगे एक और चीज के साथ लिंक्ड है, ठीक है, तो इसको फिलहाल इग्नोर कर दें. हाँ जी, तो इसमें देखो कि ये क्या करते हैं. ये जो भी कोई इन्फेक्टेड बॉडी सेल होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज इन्फेक्टेड बॉडी सेल जिसमें कोई इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्टेड बॉडी सेल, या अगर कोई अपनी ही बॉडी का सेल बगावत पर उतर आए, मसलन जैसे कोई कैंसरस सेल बन जाए, कोई सेल कैंसर उसके अंदर डेवलप हो जाए तो वो कैंसरस बन जाए, तो इन्फेक्टेड बॉडी सेल या फिर कोई कैंसरस सेल, तो ये इस तरह के सेल्स को निशाना बनाते हैं. ऐसा सेल जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, जिसमें कोई फॉरेन बॉडी घुसी हुई है, या फिर जो बॉडी का अपना सेल किसी किस्म की बगावत करना शुरू कर दी है, उसने बॉडी के अंदर वो बाल पैदा कर रहा है, यानी कैंसरस सेल. तो ये उसको जाके अटैक करेंगे और वहां पर जाकर ये क्या अटैक करेंगे, वहां पर असल में ये इन सेल्स को जाकर ताने देना शुरू कर देते हैं कि तुम मर जाओ, तुम इन्फेक्टेड हो या तुम कैंसरस हो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बॉडी नुकसान उठा रही है. तो वो ताने इस तरह के होते हैं कि असल में ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं उन सेल्स के ऊपर. दोस केमिकल्स आर कॉल्ड ग्रेनजाइम्स. दे सिक्रीट सम केमिकल्स कॉल्ड ग्रेनजाइम्स. सो ये जो ग्रेनजाइम्स होते हैं, दीज आर apoptosis causing compounds. These are apoptosis causing compounds. असल में इन कंपाउंड्स की वजह से जब ये कंपाउंड्स उन टारगेट सेल के अंदर दाखिल होंगे, इन्फेक्टेड बॉडी सेल के अंदर या कैंसर सेल के अंदर, जब ये कंपाउंड्स दाखिल होंगे तो इन कंपाउंड्स के जरिए उन सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म इनिशिएट हो जाएगा. एपोप्टोसिस इज कंट्रोल्ड सेल डेथ. ये सुसाइड टाइप की डेथ है. तो इसका मतलब है कि नेचुरल किलर सेल्स ने उन इन्फेक्टेड बॉडी सेल या कैंसर सेल को मजबूर कर दिया है सुसाइड कमिट करने पर. और इस तरह से जब ये इन्फेक्टेड बॉडी सेल या कैंसर सेल सुसाइड कमिट कर लेंगे तो साथ ही वो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा. तो इस तरह के नेचुरल किलर सेल काम कर रहे होते हैं. ये जो आपने यहां पर एक्टिविटी मुलाहिजा की है नेचुरल किलर सेल की, ये एज पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इस वजह से कि ये एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो किया है. यानी कोई भी इन्फेक्टेड सेल या कोई भी कैंसर सेल इनको नजर आ जाए तो उसको ये हलाक कर देंगे. लेकिन दूसरी तरफ इनका एक टारगेटेड एक्शन भी होगा कि किसी खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए स्पेसिफिक होंगे, ये उसको ढूंढ कर उसको भी निशाना बनाते हैं. वो वाला जो एक्शन होगा इनका, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा होगा. वो आगे चलकर अभी आपको पॉइंट आउट करते हैं.
ठीक है, तो इस तरह से ये नेचुरल किलर सेल अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखो इसमें एक और चीज है, वो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स इज अनदर कंपोनेंट of the second line of defense. Protective proteins, this term is used for some collection of specific proteins which are collectively called complement system. Complement system. Complement system is इन प्रोटीन्स की कलेक्शन को इस वजह से नाम दिया गया है, एक्चुअली दिस सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्स द इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि ये इम्यून सिस्टम को फेवर करते हैं या उनको हेल्प आउट करते हैं, इस वजह से इनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये तकरीबन कोई 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल ये सिस्टम है। अप्रोक्सीमेटली 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल ये सिस्टम है। और ये सिस्टम इस वजह से इसको कह रहे हैं कि एक्चुअली दे हैव वेरी वेल कोऑर्डिनेशन अमंग देम। इसके अंदर जो इसकी टाइप 1 होगी, टाइप 1, दैट टाइप 1 इज एक्टिवेटेड, इसकी पहले एक्टिवेशन होगी। जैसे कोई इंफेक्शन होता है बॉडी में तो ये टाइप 1 इसकी एक्टिवेट होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2 विल बी एक्टिवेटेड। तो इस तरह से ये टाइप 2 इसकी एक्टिवेट होगी और वो फिर आगे अगली टाइप और उससे अगली टाइप और उससे अगली टाइप, इस तरह से ये 1 बाय 1 आगे ये एक्टिवेट होती चली जाती हैं। और अपॉन एक्टिवेशन ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, दीज प्रोटीन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर और उसके बाद फिर ये इधर रिलीज हो गई हैं। ये अब अपॉन एक्टिवेशन, जब इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद अब ये जब एक्टिवेट होगी तो अब ये करेंगी क्या, तो इनके मल्टीपल एक्शंस हैं। जैसे ये एंटीबॉडीज के रोल को भी फैसिलिटेट करती हैं, अभी आगे चलकर वो रोल आप देखेंगे इनका। इसके अलावा इनका जो एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है वो है द फॉर्म मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस। जी संदलीन, क्या कह रही हैं आप? सर ये पॉइंट फिर एक्सप्लेन कर दें, एक्टिवेशन वाला। जी बेटा देखो, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स पर मुश्तमिल, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं एंड दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड इन इनएक्टिव स्टेट। ये ब्लड के अंदर यूं सर्कुलेट हो रही हैं और इनएक्टिव हैं। बट वेन एवर एन इन्फेक्शन हैज़ बिन डेवलप्ड एट अ पर्टिकुलर रीजन, तो उस इन्फेक्शन की सूरत में, उस इन्फेक्शन के केस में ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं। और जैसे ही प्रोटीन एक्टिवेट होगी, इसकी जो टाइप 1 होगी, इसको अलग अलग कैटेगरीज में यूँ डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से करके। तो जो टाइप 1 है वो जब एक्टिवेट होगी वो फिर टाइप 2 को एक्टिवेट करेगी, फिर टाइप 2 टाइप 3 को एक्टिवेट करेगी एंड 1 बाय 1 ऑल ऑफ देम विल बी एक्टिवेटेड। यानी एक किस्म का यूँ कैस्केड ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाता है। कैस्केड कहते हैं यूँ, ऐसे लगातार काफ़ी सारे इवेंट होना शुरू हो जाएं तो इसको कैस्केड कहते हैं। जैसे वो आबशार होती है ना, कैस्केड, तो ये उसी तरह से यहाँ पर कैस्केड ऑफ इवेंट्स यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक दूसरे को, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को यूँ एक्टिवेट करती जाएगी। इन दिस वे ऑल दीज प्रोटीन्स विल बी एक्टिवेटेड एंड अपॉन एक्टिवेशन दे विल परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट जॉब है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल वो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो क्या है, दैट दे आर इन्वॉल्व इन द development of membrane attack complexes, form membrane attack complexes. Membrane attack complexes. What are these membrane attack complexes? Membrane attack complexes, जैसे इसकी एग्जाम्पल है पोरिन या परफोरिन। परफोरिन, समटाइम्स को पोरिन भी कहते हैं और परफोरिन भी कहते हैं। तो ये परफोरिन एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर यूं सेवरल प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करती हैं। एक प्रोटीन वो दूसरी के साथ जुड़ेगी, दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी चौथे के साथ, और उसके बाद फिर ये सारी प्रोटीन्स आकर जो भी कोई पार्टिकल है, कोई फॉरेन इन्वेडर है, उसके अंदर ये इम्बैड हो जाएंगी। और जब वहां पर इम्बैड होंगी तो इस तरह से एक होल क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, ये
different complement proteins, one by one upon activation they combine together to make a membrane attack complex. तो ये membrane attack complex ये दरअसल वो परफोरेंस हैं, ठीक है। तो इन परफोरेंस की वजह से होगा ये कि वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो पंक्चर हो जाएगा, वो पंक्चर हो जाएगा, और ऐसी सूरत में जब वो पंक्चर हो जाता है तो ऐसी सूरत में वाटर एंड साल्ट्स डिफ्यूज इनटू द बैक्टीरियम। अदरवाइज ये जो बैक्टीरियम था वो इन वाटर और साल्ट्स को अपटेक नहीं कर रहा था, बट व्हेन these membrane attack complexes are embedded in the wall, due to this water and salts diffuse into the bacterium through these holes, और इस तरह जब यहाँ पर वाटर और साल्ट्स दाखिल होंगे तो बैक्टीरिया बस्ट कर जाएंगे, बैक्टीरिया स्वेल्स एंड इवेंचुअली बस्ट, और वो हलाक हो जाएंगे। सो ये आपने एक इफेक्ट देखा, इस तरह के और भी कई एक इफेक्ट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स शो कर रही होती हैं, जिनका यहाँ पर अहाता करना मुश्किल है। बहरहाल आपने सिर्फ ये इस हद तक इसको याद रखना है। सर जी बेटा। सर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरिन प्रोटीन होते हैं उनको हम परफोरिन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कह सकते हैं। देखो कुछ नहीं, वो परफोरेंस नहीं है। देखो कुछ जो पोरेंस होते हैं ना वो वैसे चैनल्स होते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के लिए, लेकिन ये जो परफोरेंस हैं ये तो इंड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इंड्यूस्ड स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये असल में चूँकि जो होस्ट है उसकी तरफ से ये डेवलप किए गए ना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स दाखिल हुए हैं तो उनकी तरफ से ये इंड्यूस किए गए हैं, तो ये चीज़ें परफोरेंस कहलाएंगी। वो पोरेंस जो वहाँ पर आपने पढ़े थे वो परफोरेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर। जी बेटा, उसके बाद एक और कंपोनेंट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक और कंपोनेंट है। दिस कंपोनेंट इज नोन एज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। दिस कंपोनेंट इज नोन एज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि ये भी किसी इन्फेक्शन की सूरत में ये रिस्पॉन्स राइज होगा और ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोबियल इन्वेजन को ब्लॉक करेगा। जैसे आप मुलाहिजा करें कि ये स्किन, उसमें कोई पिन चुभ गई है और पिन के चुभने के वजह से स्किन अब इंटैक्ट नहीं रही, उसके अंदर यूँ रप्चर आ गया और माइक्रोब्स जो स्किन के ऊपर मौजूद थे या फिर आसपास घूम फिर रहे थे उनको अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया, और इवन वो जो नीडल थी या पिन उसकी टिप के ऊपर भी माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं, तो ये इस तरह से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो यहाँ पे हो गई फेल। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का रोल शुरू हो गया, या फिर साथ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगी। तो हम यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का रोल देखने जा रहे हैं। देखो, जब ये इस तरह से, इसे कहते हैं साइट ऑफ इंसल्ट, ये है वो साइट ऑफ इंसल्ट जहाँ पर इस तरह से कोई फिजिकल डैमेज आया हुआ होता है या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ होता है। तो यहाँ पर जब ये बैक्टीरिया इतना दाखिल होते हैं ना, तो इस जगह के जो हमारे बॉडी सेल्स होंगे वो कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करना शुरू कर देंगे, विच आर इन जनरल कॉल्ड एज हिस्टामिन। ये साइटोकाइन एक क्लास होती है कंपाउंड्स की, उससे ताल्लुक रखते हैं ये। दीज आर हिस्टामिन। हिस्टामिन आर ऑल्सो द टाइप ऑफ साइटोकाइंस। तो ये हिस्टामिन टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर रिलीज बाय द बॉडी सेल्स विच आर अफेक्टेड बाय एनी माइक्रोबियल इन्वेजन या किसी फिजिकल डैमेज का वो शिकार हुए हों। इनको लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। हिस्टामिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन्स। और इवन यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज होते हैं जो पेन शो करते हैं। बहरहाल ये जो हिस्टामिन है ये क्या करेंगे, these are inflammatory substances, these are also called as inflammatory substances। इनका एक ये और जो मेजर रोल है वो क्या है कि they cause inflammation, इसी वजह से इनको inflammatory substance भी कहा जाता है। inflammatory substance ये नियर बाय ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देते हैं। ये वहीं पर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होंगी स्किन के अंदर उन में जाकर वेजो डायलेशन करवाते हैं
और वेजोडाइलेशन जब हो जाएगी तो ऐसी सूरत में वो एरिया जो इन्फेक्शन का शिकार हुआ है वो स्वेल कर जाएगा. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. दिस स्वेलिंग इज नोन एज इन्फ्लामेशन. यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों इसको नियर बाय ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा रहे हैं. इसके दो मकासद हैं. नंबर वन कि जब ये इस तरह से डायलेट कर जाएगी तो डायलेट करने से कैपिलरी के सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो कैपिलरीज की जो लीकीनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. द डायलिटेशन एंड इंक्रीज्ड लीकीनेस ऑफ द लोकल ब्लड वेसल, उससे क्या होगा कि जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है वो ज्यादा यहाँ पे निकल के एक्यूमुलेट होगा, साथ उसके जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनको भी बाहर निकलने का ज्यादा मौका मिलेगा. और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो डायलेटेड ब्लड वेसल है यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा. पहले चूंकि जगह तंग थी तो ब्लड के फ्लो में बहुत रुकावट थी, लेकिन अब ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा. यही वजह है कि ये जिस जगह पर आपको इन्फ्लेमेशन मिलती है तो वो जगह रेडनेस शो कर रही होती है, क्योंकि वहां पर ब्लड का फ्लो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो वो जगह रेड शो हो रही होगी. ठीक है. और वो जगह जहां पर ये हादसा रूनुमा हुआ होता है, ना सिर्फ वो स्वेल हो गई होती है बल्कि वो थोड़ी सी हॉट भी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा रेज कर जाएगा और इसके साथ साथ वो नॉर्मल फंक्शन भी लूज कर देगा वो एरिया. तो इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन. बाज़ औक़ात ये जो इन्फ्लेमेशन है ये किसी स्पेसिफिक एरिया में डेवलप होता है. दैट इन्फ्लेमेशन इज नोन एज लोकल इन्फ्लेमेशन. असल में इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स कंसिडर की जाती हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड लोकल, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया इन्फ्लेमेशन का शिकार हो, और समटाइम दिस इन्फ्लेमेशन में बी प्रोलिफरेटेड थ्रू आउट द बॉडी or throughout the system. That is called systemic inflammation. Inflammation कोई भी हो, चाहे लोकल हो या सिस्टमिक, इन बोथ केसेस जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो है बॉडी को प्रोटेक्ट करना ताकि ये माइक्रोब्स को मजीद फैलने से रोका जा सके. लेकिन चूंकि इन्फ्लेमेशन जिस जगह पे भी डेवलप हुई होती है तो वहां पर नॉर्मल फंक्शन चूंकि स्टॉप हो चुका होता है उस दौरान में, और टेम्परेचर भी बॉडी का उस जगह पर रेज्ड होता है, तो इस वजह से ये डिसएडवांटेजियस भी है. लिहाजा इन्फ्लेमेशन को ज्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो बॉडी अपने तौर पर ही इसको खत्म करने के लिए मेजर्स भी अडॉप्ट करती है. जैसे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज हैं विच आर सीक्रेटेड बाय इसिनोफिल, एक और टाइप के सेल्स हैं नॉन एज इसिनोफिल्स. तो ये इसिनोफिल्स दे सीक्रेट सम एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज, और उन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस से इन्फ्लेमेशन फिर ख़त्म भी होना शुरू हो जाती है. और अगर ये ख़त्म ना हो तो हम खुद से फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रोफेन और इस तरह के दूसरे जो ड्रग कंपाउंड्स हैं वो इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगे ताकि बॉडी दोबारा रिकवर कर सके. तो आपने देखा कि इन्फ्लेमेशन ये एक एस्पेक्ट इसका बेनिफिशियल था और दूसरा इसका हार्मफुल भी हो सकता है. हार्मफुल कौन सा है कि उस जगह पर चूंकि टेम्परेचर रेज हो जाता है तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन लॉस हो जाता है. दीज आर हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन. तो आपने ये हार्मफुल एस्पेक्ट्स को और जो यूजफुल एस्पेक्ट्स है दोनों में तमीज़ रखनी है. अच्छा, उसके बाद देखो एक और चीज़ यहाँ पर हम पॉइंट आउट करेंगे, दैट इज टेम्परेचर रिस्पॉन्स. टेम्परेचर रिस्पॉन्स इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. टेम्परेचर रिस्पॉन्स में एक्चुअली होगा क्या? तो टेम्परेचर रिस्पॉन्स में बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है. टेम्परेचर रिस्पॉन्स माइक्रोबियल इन्वेजन की सूरत में होगा ये कि ये माइक्रोब्स जो दाखिल हुए होते हैं इनसे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं और इसी तरह से कुछ केमिकल्स हमारे अपने बॉडी सेल से सिक्रीट होते हैं. माइक्रोब्स से या हमारे बॉडी से जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, दोज केमिकल्स आर इन जनरल कॉल्ड एज पायरोजेंस. पायरोजेंस. अब इन पायरोजेंस की दो काइंड्स होंगी. अगर ये माइक्रोब से सिक्रीट हुए हैं तो इन्हें कहा जाएगा एक्सोजीनस पायरोजेंस, और अगर ये पायरोजेंस हमारे अपने बॉडी सेल्स ने सिक्रीट किया इनको, बॉडी सेल्स दे ऑल्सो सिक्रीट सम पायरोजेंस,
तो ऐसी सूरत में इन्हें कहा जाएगा एंडोजीनस। तो बहरहाल ये दोनों एंडोजीनस हो या एक्सोजीनस पायरोजेंस, इन पायरोजेंस की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो रेज हो जाता है। द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन अवर बॉडी इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है और उसका एक सेट पॉइंट है जो आमतौर पर 37 के ऊपर सेट होता है। लेकिन पायरोजेंस एक्चुअली अफेक्ट द हाइपोथैलेमस। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि पायरोजन अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दे एक्चुअली अफेक्ट द हाइपोथैलेमस एंड दे रेज दिस टेम्परेचर सेट पॉइंट 37 से 38 या 39। तो इस तरह ये टेम्परेचर रेज हो जाएगा बॉडी का, जिसको हम बुखार कहते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको पायरेक्सिया कहते हैं, इसी वजह से चूंकि इसमें पायरोजेंस इन्वॉल्व हो रहे थे। यहां पर सवाल ही पैदा होता है कि माइक्रोब्स क्यों बॉडी का टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं और बॉडी सेल्स क्यों करना चाहते हैं। असल में माइक्रोब्स का मकसद ये होता है कि वो स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर पर बॉडी को ज्यादा अच्छी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जैसी बॉडी टेम्परेचर रेज होगा तो नॉर्मली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी और माइक्रोब्स को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बॉडी सेल्स यानी जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ये क्यों बॉडी टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं। दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स में अल्लाह ताला ने ये अडेप्टेबिलिटी रखी है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में वो हायर टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं और वो माइक्रोब्स को रोकते हैं। अगर उनके अंदर ये अडेप्टेशन ना होती तो जब भी ये माइक्रोब्स आते और बॉडी का टेम्परेचर रेज होता तो ये तो बेचारे कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है कि दे कैन वर्क एफिशिएंटली एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और इस वजह से ये बॉडी टेम्परेचर को रेज करना चाहते हैं ताकि आने वाले माइक्रोब्स को किल कर सकें। यूं दोनों तरफ से जब ये पायरोजन सीक्रेट होते हैं और बॉडी टेम्परेचर काफ़ी रेज कर जाता है तो बाज़ औक़ात इसका नुकसान भी होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की तरह इसका भी एक एस्पेक्ट डिसएडवांटेजियस है, यानी अगर ये पायरेक्सिया ज़्यादा देर तक परसिस्ट करेगा, बुखार ज़्यादा देर तक रहेगा, तो ऐसी सूरत में चूंकि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो डेथ भी कॉज हो सकती है। लिहाजा एक हद से ज़्यादा जब बुखार बढ़ने लगता है तो फ़ौरन वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के बुखार कम करने की कोशिश की जाती है या फिर एंटी पायरेटिक ड्रग्स वगैरह दी जाती है जैसे पैनाडोल वगैरह, ताकि बुखार को कंट्रोल किया जा सके। तो आपने देखा कि ये जो टेम्परेचर रिस्पॉन्स था ये भी एक लिहाज से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ इसका नुकसान भी था। बहरहाल ये भी ओवरऑल जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एंट्री को ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर होगी बात। तो ये सारी चीज़ें सेकंड लाइनर डिफेंस से रिलेटेड थी। तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट और सेकंड लाइनर डिफेंस को थॉरली कंप्लीट कर लिया है। बुक से भी आप इन पॉइंट्स को रीड कीजिए, अगर कोई एक आध बात रह गई हो तो उधर से भी उसको आप कवर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड लाइनर डिफेंस को डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.